In the last video, we started with the chapter An Astrologer's Day. And at the end of the video, I gave you a few questions and I asked you all to find the answers for them. So in this video, we are going to discuss the answers for those questions and then we will proceed with the chapter. तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, पहले उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, लिस्ट फ्यू बिलीव्स ऑफ द पीपल एंड द सुपरस्टिशन लिंक्ड विद देम, आल्सो गिव वेज टू इरेडिकेट देम। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे अंधविश्वास जिस पे लोग भरोसा करते हैं उनके बारे में बताना था और साथ ही साथ कुछ वेज, कुछ रास्ते बताने थे जिससे हम उन्हें इरेडिकेट कर सके, मतलब खत्म कर सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ सुपरस्टिशन जिन पे लोग बिलीव करते हैं वो बताए हैं और लास्ट में मैंने वेज सजेस्ट किए हैं जिससे मुझे लगता है हम इन सुपरस्टिशंस को खत्म कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाई वाज द टाउन हॉल पार्क अ रिमार्केबल प्लेस। अब यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे द टाउन हॉल पार्क वाज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस। लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस में आपको टाउन हॉल पार्क की क्वालिटीज बतानी है जो उसे रिमार्केबल, जो उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाजवाब बनाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुबह से शाम तक वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहाँ पर म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं थी और वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस किए जाते थे बहुत। और वहाँ पे एक ग्राउंडनट सेलर था, ग्राउंडनट वेंडर था जो बहुत शोर करके सारे टाउन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। और जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे लाइटिंग नहीं थी तो लोग अपनी दुकानों के लिए गैस लाइट्स यूज़ करते थे, नेकेड फ्लेयर्स यूज़ करते थे, साइकिल लैम्प्स यूज़ करते थे और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के जैसे दूसरों की दुकानों से आने वाली रोशनी का इस्तेमाल करते थे। यही सारी क्वालिटीज़ थी जो उस जगह को एक्सेप्शनल बनाती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैंसी नेम्स डिड द फ्राइड ग्राउंडनट वेंडर गिव टू हिज वेयर। यानी उस मूंगफली बेचने वाले ने अपने सामान को कौन से फैंसी नेम्स दिए थे। तो आंसर है बॉम्बे आइसक्रीम, डेली आलमंड एंड राजाज डेलिकेसी आर द फैंसी नेम्स दैट द फ्राइड ग्राउंडनट वेंडर गिव टू हिज वेयर। बॉम्बे आइसक्रीम, डेली आलमंड, राजाज डेलिकेसी, ये सारे फैंसी नेम उस फ्राइड ग्राउंडनट वेंडर ने अपने सामान को दिए थे। फिर है अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज, या फिर डिस्क्राइब हाउ द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है। द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट टेलिंग एनीवन एंड विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ही डिड नॉट रेस्ट till he left his village a couple of miles behind. उस एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव बिना किसी को बताए और बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दिया और उसे तब तक आराम नहीं मिला, तब तक उसे सुकून नहीं मिला जब तक वो अपने गांव से कुछ मील दूर नहीं आ गया। The next question is, why was the fried groundnut vendor's presence beneficial for the astrologer? उस मूंगफली बेचने वाले की मौजूदगी इस एस्ट्रोलॉजर के लिए बेनिफिशियल, फायदेमंद क्यों थी? एंड द आंसर इज, द प्रेजेंस ऑफ द फ्राइड ग्राउंडनट वेंडर वाज बेनिफिशियल फॉर द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वाज अ वॉशिफेरस वेंडर हु गिव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे लाइक बॉम्बे आइसक्रीम, डेली आलमंड, राजाज डेलिकेसी एंड सो ऑन. People were amused by listening these names and flocked to him to buy groundnuts. As the astrologer sat next to him, a considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. तो उस मूंगफली बेचने वाले की मौजूदगी इस एस्ट्रोलॉजर के लिए फायदेमंद, बेनिफिशियल इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ही शोर करता था, बहुत आवाज़ें करता था और अपने सामान को एक फैंसी नेम दिया करता था जैसे बॉम्बे आइसक्रीम, डेली आलमंड, राजाज डेलिकेसी। और ये सुन के लोग एंटरटेन होते थे, खुश होकर उसके पास दौड़े चले जाते थे मूंगफली खरीदने के लिए। और जब लोग उसके पास जाते थे मूंगफली खरीदने तो जो एस्ट्रोलॉजर था जो उसके ठीक साइड में बैठा रहता था, कुछ लोग उस क्राउड में से उस एस्ट्रोलॉजर के पास भी अपना समय बर्बाद करने के लिए चले जाते थे। अब आते हैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस या पर्सनल रिस्पॉन्स पर। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में या पैराग्राफ में नहीं मिलते, आपको यहाँ पर अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने होते हैं। तो क्वेश्चन था, डू यू थिंक एस्ट्रोलॉजी इज एन आर्ट एंड कैन बी स्टडीड? तो आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट है, एक कला है जो सीखी जा सकती है?
तो मेरा आंसर था yes, I think astrology is an art which can be studied, or this knowledge can also be inherited from one's ancestors. There are various methods like palm reading, reading the pulse, horoscope, etc., which are used to predict the future, and these methods can be studied only by a person who has talent for this art. तो हाँ, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट है जो सीखा जा सकता है, या फिर ये नॉलेज एक इंसान को उसके एंसेस्टर्स, उसके पूर्वजों से भी मिल सकता है। और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे एक एस्ट्रोलॉजर किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, किसी को उसके फ्यूचर के बारे में बताता है, जैसे पाम रीडिंग, रीडिंग द पल्स, हॉरोस्कोप। तो ये सारे मेथड्स एक इंसान सीख सकता है अगर उसके अंदर इस आर्ट को सीखने की कला है, टैलेंट है। और लास्ट क्वेश्चन था, डू यू लाइक टू योर प्रेडिक्शन अबाउट योर फ्यूचर, गिव रीजन। तो क्या आपको आपके फ्यूचर के बारे में जानना पसंद है, और अगर हाँ तो किस लिए, और ना तो किस लिए। मेरा आंसर था नो, आई डोंट लाइक टू योर प्रेडिक्शंस अबाउट माय फ्यूचर, as I feel that nobody can predict what is going to happen in someone's life. I believe that every person can change his or her future by working hard to achieve one's goal, and no astrologer can provide a shortcut to achieve the goals of a person. तो मुझे मेरी लाइफ के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन सुनना नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान किसी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, अनुमान नहीं लगा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अपना फ्यूचर बना सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है मेहनत करके, हार्ड वर्क करके। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी इंसान कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। हमने चैप्टर शुरू किया था, हमने ये देखा था कि एक एस्ट्रोलॉजर था, एक ज्योतिष था, जो हर दिन की तरह अपना सारा सामान अपने बैग से निकाल कर अपने काम पे लगने की तैयारी करता है। उसके बैग में काउरी शेल्स होते हैं, और कुछ चार्ट्स होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं रीड करने के लिए, और पामियारा राइटिंग होती है। और हमें आगे जाके ये पता चला था कि वो जो ज्योतिष था वो अपने गांव से भाग आया था, और वो वहाँ से क्यों भागा था इसकी वजह हमें पता नहीं चली थी। और हमने ये भी देखा था कि वो जिस जगह पर बैठता था वो काफ़ी रिमार्केबल थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा होता था, और बहुत सारे ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वहाँ पे प्रैक्टिस होते थे। और वहाँ पे एक ऑक्शनर था जो चीप क्लॉथ बेचता था, और साथ ही साथ एक ग्राउंडनट सेलर था जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। और वहाँ पे म्युनिसिपल लाइटिंग भी नहीं थी, तो लोग अपनी खुद की लाइट्स का अरेंजमेंट करते थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो जगह बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी। अब हम ये देखेंगे कि वो एस्ट्रोलॉजर आखिर अपने गांव से क्यों भागा था, और आगे कहानी में क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। He charged 3 pice per question, never opened his mouth till the other has spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn, where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he had a forbidding exterior. तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए 3 पाइस चार्ज करता था। पाइस एक यूनिट है, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी होता है, वैसे 3 पाइस भी एक यूनिट है जो रुपीस से कम होता है। तो वो एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 3 पाइस चार्ज करता था, पर वो 10 मिनट से पहले अपना मुंह नहीं खोलता था। वो 10 मिनट तक सिर्फ लोगों को सुनता था, और इस वजह से उसको काफ़ी कुछ पता चल जाता था सामने वाले के बारे में। और उनका हाथ देखने से पहले ही वो उनसे कहता था कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरी तरह से
परिणाम नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो ये सुनकर 10 से 9 लोग उसके साथ सहमत होते थे, एग्री करते थे उसके साथ कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सच है। तो यहाँ पे गेजिंग का मतलब होता है किसी चीज की तरफ काफी देर तक देखना, और एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश करना या मेहनत करना, और डिस्पोज का मतलब होता है किसी को पसंद करना या उससे सहमत होना, या फिर वो लोगों से ये क्वेश्चन करता था कि क्या तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसी औरत है या कोई रिश्तेदार है जो तुम्हें पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पे डिस्पोज का मतलब होता है पसंद करना, इज नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, यानी तुम्हें पसंद नहीं करता है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो लोगों को उनके कैरेक्टर के बारे में बताता था। वो कहता था कि आधे से ज़्यादा परेशानियां तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे नेचर के वजह से है। शनि तुम्हारी कुंडली में कैसे हो सकता है? यू हैव एन इम्पेक्चुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। वो लोगों को कहता था कि तुम्हारा जो नेचर है वो बहुत इम्पेक्चुअस है। इम्पेक्चुअस मतलब वो इंसान जो बिना सोचे समझे फैसला करता है, बहुत जल्दबाजी में फैसला करता है। एंड रफ एक्सटीरियर, रफ एक्सटीरियर मतलब वो इंसान जो बाहर से बहुत अनफ्रेंडली, रूड, हार्श दिखाई देता है। दिस एंड्योर्डेड हिम टू द हार्ट्स इमीडिएटली। तो ये बातें सुनकर वो फौरन लोगों के दिल में उतर जाता था। एंड्योर्ड का मतलब होता है मेकिंग समवन लाइक यू, किसी को खुद को पसंद करवाना। हर इंसान ये सोचता है जो इंसान अच्छा भी रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेगा, काइंड रहेगा, उसे भी यही लगता है कि मैं बाहर से बहुत रूड हूँ, बहुत हार्श हूँ। तो इसीलिए लोग उसकी बातों में आ जाते थे जब वो कहता था कि तुम्हारा नेचर जो है बहुत इम्पेक्चुअस है और तुम्हारा एक्सटीरियर बहुत ही फॉरबिडिंग है। तो इसलिए लोग उसकी बातों में आ जाते थे। The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag, and when the green shaft of light was floated out, वो जो मूंगफली बेचने वाला था उसने अपने फ्लेयर को, फ्लेयर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसा डिवाइस है जिसे जलाने पर रोशनी और आग निकलती है। तो उस मूंगफली बेचने वाले ने उस फ्लेयर को बंद कर दिया, बुझा दिया, और वो घर जाने की तैयारी करने लगा। तो ये एक सिग्नल था उस ज्योतिष के लिए भी कि अब उसके भी घर जाने का वक्त हो चुका है। अब वहां पे बहुत अंधेरा था, लेकिन कहीं से एक हल्की रोशनी की किरण आ रही थी, एक ग्रीन कलर की रोशनी की किरण आ रही थी। तो ये ज्योतिष अपना सामान उठाने लगा, अपना काउरी शेल और पैराफिनेलिया। पैराफिनेलिया वो चीजें होती हैं जो किसी के प्रोफेशन से या कोई एक्टिविटी से जुड़ी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो पैराफिनेलिया होती हैं। तो इस ज्योतिष के लिए उसके काउरी शेल, उसके एब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, उसके पामयारा राइटिंग्स, ये सारी चीजें उसका पैराफिनेलिया थी, छोटी छोटी चीजें जो उसके प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। तो वो अपने सारा सामान इकट्ठा कर अपने बैग में रख के वो भी जाने ही लगा था कि अचानक से वो जो ग्रीन हल्की रोशनी की किरण थी वो अचानक से खत्म हो गई। ब्लोटेड का मतलब होता है खत्म होना, वाइप आउट। तो वो रोशनी की किरण अचानक से खत्म हो गई। He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" जैसे ही वो ग्रीन रोशनी की किरण खत्म हुई, उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसे लगा कि ये एक क्लाइंट हो सकता है, उसका कस्टमर हो सकता है। तो उस ज्योतिष ने उस आदमी से कहा, "यू लुक सो केयरवोन।" केयरवोन का मतलब होता है परेशान होना या थका हुआ होना। और उसने उससे कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम कुछ देर बैठ जाओ और मुझसे बात कर लो।
तो उस आदमी ने ग्रम्बल किया। ग्रम्बल मतलब किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना या बड़बड़ करना। उसने ग्रम्बल किया जो काफी वेग था। वेगली का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर ना हो। तो वो कुछ चीज बड़बड़ा रहा था जो क्लियर नहीं थी, जो क्लियरली समझ में नहीं आ रही थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने उसे फिर से कहा बैठने के लिए। तो उस आदमी ने अपनी उंगली उस एस्ट्रोलॉजर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि तुम खुद को ज्योतिष कहते हो? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is in nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. Our friend felt piqued. I charge only 3 pice per question, and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. If you find my answer satisfactory, you will give me 5 rupees. No. Or will you give me 8 annas? All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. जब उस आदमी ने उस ज्योतिष को ये कहा कि तुम खुद को ज्योतिष कहते हो, तो उस ज्योतिष को लगा कि वो उसे चुनौती दे रहा है, उसे चैलेंज कर रहा है। तब उसने उस आदमी का हाथ उस हरी रोशनी की तरफ झुकाकर देखा और देखते साथ ये कहा, योर्स इज अ नेचर, यानी तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा नेचर है। यही सारी बातें वो अपने दूसरे कस्टमर्स से भी किया करता था और वो लोग इजीली उसकी बात में आ जाते थे, उसकी बात से सहमत होते थे। पर इस आदमी ने कहा, ओह स्टॉप दैट। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो जानने लायक हो। यहाँ पे टिल्टिंग का मतलब होता है टू मूव इन अ स्लांट और स्लोपिंग पोजिशन, किसी चीज को झुकाना। जब उस आदमी ने ज्योतिष को ये कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो जानने लायक हो, तो ज्योतिष चिढ़ गया। यहाँ पे पीक्ड का मतलब होता है टू गेट इरिटेटेड। और उसने कहा कि मैं हर सवाल का 3 पाइस चार्ज करता हूँ और जो तुम्हें जानने मिलेगा वो तुम्हारे पैसे की अच्छी कीमत होगी। तो ये सुनकर उस आदमी ने अपना हाथ पीछे खींचा और एक आना निकाल कर ज्योतिष की तरफ फेंक दिया। फ्लंग का मतलब होता है तेजी से कोई चीज फेंकना। उसने एक आना निकाला और तेजी से उस ज्योतिष की तरफ फेंक दिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक आना कैसा दिखता है। एक आना एक मॉनेटरी यूनिट है जो इंडिया और पाकिस्तान में यूज होता था, पर अब वो यूज नहीं होता है और एक आना रुपीस से कम होता है। तो उसने एक आना निकालकर उस ज्योतिष को दिया। वो 3 पाइस मांग रहा था, मतलब एक आने से कम ही मांग रहा था, लेकिन उसने उसे एक आना दिया और कहा, मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तब तुम ये आना मुझे वापस करोगे इंटरेस्ट के साथ। ब्लफिंग का मतलब होता है किसी को अपने झूठ पे यकीन दिलाना या फिर झूठ बोलना। तो अब इस ज्योतिष ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे आंसर्स, मेरे जवाब सैटिस्फैक्ट्री लगे, तुम मेरे जवाब से संतुष्ट हुए, तो क्या तुम मुझे 5 रुपीज दोगे? तो ये सुनकर उस आदमी ने कहा नहीं। तो ज्योतिष ने कहा, अच्छा ठीक है, पर क्या तुम मुझे 8 आनाज दोगे? उस आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम उसका डबल मुझे वापस करोगे। तो बहुत बहस के बाद वो लोग इस डील पर एग्री हुए। पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट या डील। तो बहुत बहस के बाद दोनों इस बात पर एग्री हुए कि अगर उस ज्योतिष ने गलत जवाब दिया तो वो दुगना दाम उस आदमी को वापस करेगा, और अगर वो ज्योतिष सही हुआ तो ये आदमी उसे 8 आनाज देगा।
The astrologer sent up a prayer to heaven and the other lit a cheroot. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. There was a pause as cars hooted on the road, jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. उस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ प्रार्थना की और वो जो आदमी था वो वहां बैठकर अपना सिगार जलाने लगा। शेरूट का मतलब होता है सिगार। वो अपना सिगार जला रहा था तो उस माचिस से आने वाली रोशनी की वजह से उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिष ने उस आदमी का हल्का सा चेहरा देख लिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। उसने उसके चेहरे की एक झलक देख ली। वहां पे काफी शोर था रोड पर, कार्स का, जुटका ड्राइवर्स यानी वो जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे, हॉर्स कार्ट चलाते थे, और लोगों की बात करने की भी काफी आवाजें आ रही थी। पर जब उसने उसका चेहरा देखा, एक पल के लिए सब कुछ थम गया। वो आदमी अपना सिगार पीते हुए रूथलेसली मतलब बेरहमी से, वो आदमी अपना सिगार पीते हुए बड़े ही बेरहमी से बैठ गया और एस्ट्रोलॉजर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा कि तुम अपना आना वापस ले लो। मुझे आदत नहीं है ये सब चैलेंजेस की, ये सब चुनौतियों की, और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। और वो अपना सामान समेटने लगा। The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." The astrologer shivered his grip and his voice shook and became faint. "Leave me today. I will speak to you tomorrow." The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge. Go on." The astrologer proceeded with his throat drying up. "There is a woman." जब वो ज्योतिष अपना सामान समेट कर जाने लगा तो उस आदमी ने उस ज्योतिष की कलाई पकड़ ली और कहा, "तुमने मुझे ये सब में घसीटा है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते." ये सुनकर वो एस्ट्रोलॉजर घबरा गया। उसकी आवाज धीमी हो गई और वो कांपने लगा। उसने कहा, "आज मुझे जाने दो, मैं तुमसे कल बात करूंगा।" तो उस आदमी ने अपना हाथ उस एस्ट्रोलॉजर के चेहरे के सामने रखकर कहा, "चैलेंज इज चैलेंज। चुनौती चुनौती होती है।" जब उस आदमी ने उसे कहा कि चुनौती चुनौती होती है और अब एस्ट्रोलॉजर को पता था कि उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो घबरा गया। उसका गला सूखने लगा और उसने कहा कि कोई औरत है। "Stop," said the other. "I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins." The astrologer muttered a few incantations and replied, "All right, I will speak." तो जब उस एस्ट्रोलॉजर ने इस आदमी को ये कहा कि कोई औरत है, तो उस आदमी ने उसे वहीं रोका और कहा, "मुझे ये सब नहीं सुनना है। बस मुझे इतना बता दो कि मैं जिस चीज की खोज में हूँ, मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। इस बात का जवाब दो और चले जाओ, या फिर तुम्हारे सारे कॉइन्स मुझे दो, सरेंडर कर दो।" डिस्गॉर्ज का मतलब होता है जमा करना, समर्पण करना। तो उसने ये कहा, या तो इस सवाल का जवाब दो या तो अपने सारे कॉइन्स मेरे पास जमा करो। तो ये सुनकर उस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र पढ़े। इनकैंटेशंस का मतलब होता है मंत्र। उसने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, "ठीक है, मैं बोलूंगा। But you will give me a rupee if what I say is convincing. Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like." After a good deal of haggling, the other agreed. उसने कहा, "ठीक है, मैं बोलूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अगर वो भरोसा करने लायक हुआ तो तुम मुझे 1 रुपी दोगे."
या फिर मैं मेरा मुंह ही नहीं खोलूंगा, फिर तुम्हें जो सही लगे तुम कर लेना। तो बहुत बार्गेन करने के बाद, बहुत समझौता करने के बाद दोनों इस बात पर एग्री हुए, सहमत हुए। हैगलिंग का मतलब होता है सौदेबाजी करना, बार्गेन करना। The astrologer said, "You were left for dead. Am I right?" "Ah, tell me more." "A knife has passed through you once," said the astrologer. "Good fellow." He bared his chest to show the scar. "What else?" तो उस ज्योतिष ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सही कह रहा हूं ना मैं? तो ये सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ, और बताओ। ज्योतिष ने कहा कि तुम पे एक बार नाइफ से, छुरी से हमला भी हुआ है। तो उस आदमी ने जिस जगह पर हमला हुआ था, उसके सीने पर जो निशान था, वो खोलकर उस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और कहा, और बताओ। And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. उस ज्योतिष ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें एक कुएं में धक्का दे दिया गया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो उस आदमी ने कहा कि मैं मर ही जाता अगर कोई पासर बाय मतलब वहां से गुजरता हुआ कोई इंसान, अगर वहां से कोई इंसान गुजरा ना होता और उसने कुएं में झांका ना होता। पीप का मतलब होता है झांकना। इस ज्योतिष की बातें सुनकर उस आदमी को अचानक से ही इसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, और एंथुजियाज्म का मतलब होता है ईगरनेस और इंटरेस्ट। तो अचानक से ही उस आदमी को इसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. उस आदमी ने इस ज्योतिष से पूछा कि मुझे ये आदमी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो कब मिलेगा। तो इस ज्योतिष ने कहा, अगले जन्म में। जिस आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी उसकी 4 महीने पहले ही कहीं दूर शहर में मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, और तुम्हें उसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर उस आदमी ने ग्रोन किया। ग्रोन का मतलब होता है तकलीफ या दर्द में आवाज करना। तो ये सुनकर उस आदमी को काफी तकलीफ हुई और एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा, गुरु नायक, you know my name, the other said, taken aback. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey, due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. उस ज्योतिष ने उस आदमी का नाम लिया, गुरु नायक। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। उसने कहा, तुम्हें मेरा नाम पता है? तो उसने कहा, मुझे और भी बहुत सी चीजें पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा जो गांव है उसका सफर, तुम्हारा जो गांव है उसका सफर 2 दिन का सफर है। तो तुम अगली ट्रेन लो और यहाँ से चले जाओ। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें जान का खतरा है अगर तुम अपने घर से बाहर निकले। उसने थोड़ा सा सेक्रेड ऐश लिया, पवित्र राख लिया और उसके हाथ में दे दिया और कहा, इसे अपने माथे पर रब कर लो, रगड़ लो और घर चले जाओ और कभी दोबारा यहाँ वापस नहीं आना और तुम 100 साल तक जियोगे। Should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him,
and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. जब उस ज्योतिष ने इस आदमी को कहा कि अब दोबारा घर छोड़कर नहीं आना और इस जगह पे दोबारा मत आना, तो उस ज्योतिष को उसने कहा कि मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा, मैंने तो सिर्फ घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं उस आदमी को ढूंढने आया था ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। यहाँ पे चोक का मतलब होता है गला दबाना। जब इस आदमी को पता चला कि जिस इंसान ने इसे मारने की कोशिश की थी वो अब नहीं रहा, ये सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। रिग्रेटफुली उसने अपना हेड शुक किया, मतलब अफसोस में उसने अपना सर हिलाया। उसने कहा कि वो मेरे हाथों से निकल गया और उसने ये कहा कि कम से कम उसे ऐसी मौत मिली हो जैसी वो डिजर्व करता था। तो इस बात पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ, उसे एक लॉरी ने कुचल दिया। लॉरी का मतलब होता है कोई भी ट्रक या कोई भी हेवी व्हीकल। ये सुनकर उस आदमी को बहुत सैटिस्फैक्शन मिला, वो बहुत संतुष्ट हुआ। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. अब वो जगह बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी और वो जो ग्रीन रोशनी की किरण थी वो भी अब जा चुकी थी और उस जगह पे बहुत ही अंधेरा और खामोशी थी। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने भी अपना सामान समेटा और वहां से चला गया और ये आदमी भी अब तक जा चुका था, पर उसने एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को काफी कॉइन्स दिए थे, काफी पैसे दिए थे। It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coin at her and said, "Count them." One man gave all that. वो जब घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी और उसकी वाइफ उसकी बीवी ने उससे लेट होने की वजह पूछी। तो उस ज्योतिष ने वो सारे कॉइन्स उठाकर उसकी तरफ दे दिए और कहा कि गिनो इन्हें, एक आदमी ने मुझे ये दिए हैं। 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child had been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. जब उसकी बीवी ने उन कॉइन्स को गिने तो उसने कहा 12.5 annas, 12.5 annas। उसने कहा खुशी से कि कल ही जाकर मैं कुछ जैगरी और कोकोनट, जैगरी यानी गुड़ और कोकोनट खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि उनकी जो बच्ची थी वो काफी दिनों से मीठा खाने की डिमांड कर रही थी, वो मीठा खाना चाहती थी। तो उसने कहा कि कल ही जाके मैं जैगरी और कोकोनट लाऊंगी और उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? उस ज्योतिष ने जब सुना कि उस आदमी ने उसे सिर्फ 12.5 आनाज दिए हैं तो उसने उसे गाली दी। यहाँ पे स्वाइन वर्ड यूज होता है किसी को गाली देने के लिए। स्वाइन का मतलब होता है पिग। उसने कहा कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे 1 रुपी देगा, 1 रुपी देगा, पर उसने मुझे सिर्फ 12.5 आनाज दिए हैं। तो ये सुनकर उसकी वाइफ ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? Nothing. After dinner, sitting on the pole, he told her, "Do you know, a great load is gone from me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from the home, settled here and married you. He is alive." उस ज्योतिष को जब उसकी बीवी ने ये पूछा कि तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, तो पहले तो उसने कहा कुछ नहीं, पर खाना खाने के बाद जब वो खाट पर, प्योल का मतलब होता है खाट, जब वो खाट पर बैठा था तो उसने कहा, तुम्हें पता है आज मुझ पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इतने सालों से मैं सोचता था कि एक आदमी के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं।
और यही रीज़न था, यही वजह थी जिस वजह से मैं मेरे घर से भागा था, यहाँ आकर बस गया और तुमसे शादी की। वो आदमी जिंदा है। She gasped, you tried to kill him? Yes, in our village when I was a silly youngster, we drank, gambled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pure. ये सुनकर उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी? तो उसने कहा हाँ, जब हम यंगस्टर्स थे, जवान थे, तो हमने पी रखी थी और हमारे बीच बहुत बुरी बहस हो गई। क्वारल्ड का मतलब होता है बहस। हमारे बीच बहुत बुरी बहस हो गई और फिर उसने कहा इस बारे में अब क्यों सोचना, चलो सोने का वक्त है। ये कहकर उसने यौन किया। यौन करना यानी उबासी लेना। उसने यौन किया और स्ट्रेच कर कर प्योल पे यानी खाट पर लेट गया। तो ये थी कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की। अब इस कहानी में हमें ये देखने मिलता है कि लोग कैसे अंधविश्वास पे भरोसा कर लेते हैं और हमें ये भी देखने मिला कि किस तरह से उस ज्योतिष को उस आदमी को मारने का कोई अफसोस नहीं था, पर इस बात का अफसोस था कि उसने उसे पैसे कम दिए। तो इस तरह से ये कहानी हमें लोगों के सुपरस्टिशन पे बिलीव करने के बारे में और उनकी ग्रीडीनेस के बारे में बताती है। लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे थे, उनके मीनिंग्स देखे थे और हमने ये भी देखे थे कि उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करने हैं। तो अभी भी हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है गेजिंग, which means looking continuously for a long time, किसी चीज की तरफ काफी देर तक देखना। और सेंटेंस है रीमा was gazing at the stars, रीमा काफी देर तक तारों की तरफ देख रही थी। सेकेंड वर्ड है impetuous, impetuous का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी में फैसला करना, बिना सोचे समझे फैसला करना। We must not take impetuous decision, हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। थर्ड वर्ड है एंड्योर्ड, एंड्योर का मतलब होता है किसी को अपने आप को पसंद करवाना या किसी का प्रिय बनना। रमेश endeared himself to his friends with his manners, रमेश अपने दोस्तों का प्रिय बन गया अपने मैनर्स की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से। पैराफिनेलिया, पैराफिनेलिया मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें जो किसी एक्टिविटी के लिए यूज होती है, किसी काम के लिए यूज होती हैं। ऑल माई फिशिंग पैराफिनेलिया इज इन द कार, मेरे फिशिंग से जुड़ी हुई सारी पैराफिनेलिया, सारी छोटी छोटी चीजें कार में है। नेक्स्ट वर्ड है केयरवोन, केयरवोन का मतलब होता है टायर्ड एंड वरीड, थका हुआ और परेशान होना। The old woman has a careworn look on her face, उस बूढ़ी औरत की शक्ल पर थकान और परेशानी दिख रही थी। Grumble, complain about something in anger, किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना गुस्से में, शिकायत करना गुस्से में। Many people grumble when they are overloaded with work, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, ग्रम्बल करते हैं जब उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है। और लास्ट वर्ड है वेगली, which means not clearly, कोई चीज जो क्लियर नहीं है। I vaguely remember my first day at school, मुझे सही से याद नहीं है मेरा पहला दिन स्कूल में। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे इस चैप्टर में। अभी भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।